सबसे पहले क्या होना चाहिए, कैपिटल असेट होना चाहिए, फिर कैपिटल असेट का क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है क्या, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, ठीक है कि तब जाके कैपिटल गेन आएगा। फिर उसमें चेक करते हैं कि कोई एग्जेम्पशन तो नहीं मिली है, और चेक करते हैं एसटीसीजीए की एलटीसीजी है। याद है क्या, एसटीसीजी कौन कौन से केस में होता है अपन ने डिस्कस कर लिया था, एलटीसीजी कौन कौन से केस में होता है अपन ने डिस्कस कर लिया था, इतना अपन ने कर लिया था। आपको याद है क्या, फटाफट बोलो। फिर हमने, मुझे याद आ रहा है हमने कैसे निकालते हैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। याद है अपन ने डिस्कस किया था कि कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, याद बताओ मुझे, याद है किसी को, एफ वी ओ सी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, याद है क्या लेते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें से क्या माइनस करते हैं, सेलिंग एक्सपेंस, नेट कंसिडरेशन आ जाता है। इसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो क्या आता है, एस टी सी जी, क्या आता है, एस टी सी जी। यही अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है, क्या निकालना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो कैसे निकालते हैं बताओ, एफ वी ओ सी माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह क्या हो जाएगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यहां तक क्लैरिटी है, ओके। इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जिस साल में बेचा है उस साल की वैल्यू पे लेके आना, उसकी महंगाई दर को क्या करना, एडजस्ट करना। उसके लिए हमको दिए रहते हैं सी आई आई, याद है क्या, सी आई आई। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं बताओ, बता रहा हूं, देखो कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो ओरिजिनल दी है वो, इनटू सी आई आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, सी आई आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, डिवाइडेड बाय सी आई आई ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। याद है क्या, सीओए कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस ईयर में ट्रांसफर किया उस ईयर की महंगाई दर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस दिन खरीदी थी उस दिन की सीआईआई से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सेम चीज क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के साथ, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। ये हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कितनों को याद आया, हाथ उठाओ फटाफट बोलो। ठीक है, ये हमने इंडेक्सेशन पढ़ लिया था पूरा पूरा, ठीक है क्या, और क्या और क्या और क्या और क्या, हाँ ठीक है क्या। तो ये होती है मेनली, अच्छा एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, बेचने के लिए जो भी आपने खर्चे किए हैं, ठीक है क्या। इट मींस एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड व्हिच इज नेसेसरी, एब्सोल्यूट नेसेसरी टू इफेक्ट द ट्रांसफर। जो बेचने के लिए जरूरी खर्चे थे वही माइनस करने मिलेंगे। तुम कुछ भी खर्चे बना दो और उसको माइनस करने लग जाओ, नहीं चलेगा। जो एब्सोल्यूट नेसेसरी खर्चे थे वही माइनस करने मिलेंगे। एग्जाम्पल आपको क्लियरली दिए हुए हैं, जैसे ब्रोकरेज कमीशन दी जाती है, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, जो रजिस्ट्री कराते हैं अपन जब बेचते हैं, तो अगर रजिस्ट्री कराते हैं, बेचते हैं या खरीदते हैं मकान, तो रजिस्ट्री, ओए 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 ओए, सुन रहे हो, मकान बेचते तो क्या होती है, रजिस्ट्री होती है। तो वो जो रजिस्ट्री का खर्चा अगर सेलर ने बेयर किया है, वैसे तो नॉर्मली बायर बेयर करता है, लेकिन अगर कभी सेलर ने बेयर किया है तो वो उसको माइनस करने मिल जाएगा कैपिटल गेन के टाइम पे। क्लियर है क्या। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर बिफोर और आफ्टर पासिंग टाइटल शैल बी कंसीडर्ड। ऐसा कुछ पक्का नहीं है कि ट्रांसफर, टाइटल ट्रांसफर करने के पहले के ही खर्चे होंगे, बिफोर या आफ्टर कुछ भी हो सकता है, मेनली ट्रांसफर से रिलेटेड खर्चे होने चाहिए। लीगल एक्सपेंसेस वो माइनस करने मिल जाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी को एनओसी लेने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एनओसी लेने के लिए मतलब, अरे वो तो पता है, एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। याद है जेठालाल वाला मैंने बताया था, तो वो लोग रहते हैं, तो वो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर दिए हैं, उनके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप है। वो अगर बेच रहे हैं तो पहले आपको पूरी सोसाइटी से एनओसी लेनी चाहिए कि भैया हम ट्रांसफर कर रहे हैं और हम फला फला को ट्रांसफर कर रहे हैं। हो सकता है सोसाइटी उसमें ऑब्जेक्शन उठाए कि भैया तुमने पिछले 5 साल से मेंटेनेंस नहीं भरा है, साले पहले मेंटेनेंस भरो फिर ही अपना मकान बेचोगे। क्या बात समझ में आ रही है, या आप ऐसे फला फला को नहीं बेच सकते। क्या बात समझ में आ रही है, हमारी सोसाइटी की कंडीशन थी कि बैचलर्स को मकान नहीं बेचा जाएगा, तुम बैचलर्स को बेच रहे हो। तो ऐसा अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी से एनओसी लेना पड़ता है। उसके अगर कोई खर्चे आए हैं तो उसको भी आपको माइनस करने मिल जाएगा। हाँ या ना, फटाफट बोलो। कुल मिला के एब्सोल्यूट नेसेसरी खर्चे माइनस करने मिल जाएंगे। हाँ या ना, फटाफट बोलो। इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर क्या क्या आएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग द एसेट और कंप्लीटिंग द टाइटल ऑफ द एसेट। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर परचेज ऑफ असेट, मतलब
लोन लिया है और लोन पे कुछ इंटरेस्ट दे रहे हो, तो बोरोड कैपिटल में इंटरेस्ट भी आपको क्या करने मिल जाएगा, माइनस करने मिल जाएगा। अभी 2 मिनट इसको स्टार, अभी अभी अपन बनाना नहीं, मैं बस आगे चल के डिस्कस करूंगा इसके। एक्सपेंस ऑन अमेंडमेंट ऑफ एओए ऑन पार्ट ऑफ द शेयर्स। हो सकता है आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, शेयर्स खरीदने के लिए कुछ एओए में क्या करना पड़ा हो, अमेंडमेंट करना पड़ा हो, तो जिसके लिए भी खर्चा आएगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जोड़ा जाएगा। लिटिगेशन एक्सपेंस ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स, एडवोकेट फीस, ब्रोकरेज इन रिलेशन टू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। कुल मिला के जैसे एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर माइनस करने मिल रहे हैं, वैसे ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ये सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। हो कि नहीं हो फटाफट बोलो। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स अभी डिस्कस कर रहा हूं, कुछ कुछ पॉइंट्स आगे आएंगे, ठीक है क्या। इसमें एक पॉइंट में पहले डिस्कस कर लेता हूं, ये वाला देखो। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24 अमेंडमेंट है ये। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द असेट और द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देयरटू शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डिडक्शंस क्लेम्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर क्लॉज 24B और अंडर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6 से। मतलब क्या है, अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा कि इंटरेस्ट जोड़ देना है। अभी तुम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल समय तुम इंटरेस्ट माइनस करते थे, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। अब तुम वहां पे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स माइनस भी कर रहे हो और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी जोड़ रहे हो, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जोड़ रहे हो तो वो सेल ट्रांसफर से माइनस हो रही है, मतलब तुम 2 बार बेनिफिट ले रहे हो। तो अगर तुमने किसी इंटरेस्ट का बेनिफिट या किसी भी चीज का बेनिफिट तुमने अंडर सेक्शन 24B हाउस प्रॉपर्टी या 80C में या चैप्टर 6 से, मतलब डिडक्शंस में, अभी डिडक्शंस पढ़ेंगे, आपने वहां अगर कहीं भी बेनिफिट ले लिया है तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं जुड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आई? आई रिपीट, अगर इंटरेस्ट वगैरह का बेनिफिट, क्या 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला अमेंडमेंट है, अगर इंटरेस्ट वगैरह का पॉइंट, अभी तो बुक में कैसे होगा, इंटरेस्ट वगैरह का पॉइंट क्या जो आपने कहां पे बेनिफिट ले लिया है, हाउस प्रॉपर्टी में या फिर काय में ले लिया है, डिडक्शंस में। हाउस प्रॉपर्टी में या डिडक्शंस में आपने क्या ले लिया, अगर उसका बेनिफिट ले लिया है तो आपको यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं होगा, वही लिखा हुआ है। हाँ या ना, फटाफट बोलो। ठीक है, पक्का समझ में आया? आगे रीड करते हैं, पहला वाला पॉइंट रीड करते हैं। कॉस्ट ऑफ ईस्टेट ड्यूटी फॉर इनहेरेंट प्रॉपर्टी शैल नॉट बीइंग कंसीडर्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इनहेरिटेंस के टाइम पे मान के चलो पिताजी से बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, तो उसको तो ट्रांसफर मानते ही नहीं है, वहां तो आएगा ही नहीं, ठीक है क्या। लेकिन जब ये बेटा बेचेगा, जब ये बेटा बेचेगा, अभी अपन पढ़ेंगे आगे चल के, फॉर एग्जाम्पल मेरे पिताजी ने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर करी, तब ट्रांसफर माना गया क्या बेटा, तब ट्रांसफर माना गया क्या नहीं। 10 साल बाद प्रॉपर्टी रख के मैंने बेच दी, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, मेरे को तो फ्री में मिली थी, तो क्या मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने मिलेगा? अब मिल जाता है प्रीवियस ओनर का। क्या बात समझ में आ रही है? मेरे पिताजी ने तो खरीदी थी, उनको थोड़ी फ्री में मिली थी, उनको मिली थी ना, तो उनके पिताजी ने खरीदी थी। क्या बात समझ में आ रही है? किसी ने पहली बार खरीदी होगी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ, पहले तो भी इस बात है कि प्रीवियस ओनर का आपको मिल जाता है। लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जोड़ते समय कॉस्ट ऑफ ईस्टेट ड्यूटी फॉर इनहेरेंट प्रॉपर्टी शैल नॉट बी कंसीडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ईस्टेट ड्यूटी मतलब प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कुछ भरा है या कुछ अगर ट्रांसफर के टाइम पे भरा है, तो वो ईस्टेट ड्यूटी क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं होगी। इसको अपन डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो कि जब इनहेरिटेंस होता है तो प्रीवियस ओनर ऐड हो जाता है, बोलो प्रीवियस ओनर को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हैं, उसमें ईस्टेट ड्यूटी ऐड नहीं होती है। क्या ऐड नहीं होती है? ईस्टेट ड्यूटी। क्लियर है क्या? हाँ या ना, फटाफट बोलो आगे। When at the time of acquisition of land it was agriculture and later on it being sold after converting into non-agriculture land, then cost of acquisition of agriculture land shall be considered as cost of acquisition। क्या बात समझ में आ रही है? जब खरीदी तब क्या थी, खेत था, फिर उसको क्या करवा दिया, कन्वर्ट करा दिया, वो बोलते हैं ना डाइवर्जन करा के क्या करा दिया, रेसिडेंशियल बनवा दिया, और फिर अब बेच रहे हो। तो अब बेचते समय तो आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी है नहीं, तो जो एग्रीकल्चर लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही इसकी क्या मान ली जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। हाँ अभी अपन पढ़ेंगे ना, इंडेक्सेशन मिलेगा ना। हाँ इंडेक्सेशन करेंगे ना, अभी अपन इंडेक्सेशन पे आएंगे, धीरे से कैलकुलेशन में एक दो चीजें बताऊंगा तो क्लैरिटी हो जाएगी। सुनना ध्यान से। व्हेन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड इट वाज एग्रीकल्चर, ये वाला पढ़ा दिया। इन केस ऑफ वेवर ऑफ लोन बाय एसोसिएट कंपनी देन द अमाउंट ऑफ वेवर शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या मतलब है? अगर किसी कंपनी ने लोन क्या कर दिया, वेव ऑफ कर दिया है कि ठीक है जाओ लोन माफ कर, मैंने अपनी किसी कंपनी से लोन लिया था, ठीक है क्या, कोई कैपिटल एसेट या शेयर्स लिए कुछ भी,
और वो लोन को क्या कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है, और आपने उस लोन को अमाउंट को काय में जोड़ के रख लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। तो क्या जोड़ने मिलेगा, नहीं यार, जब लोन चुकाने नहीं पड़ रहा है, लोन का वेवर हो जा रहा है, लोन माफ हो जा रहा है, तो तुम्हारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी ऐड नहीं होगा। इन केस वेवर ऑफ लोन बाय एसोसिएट कंपनी, द अमाउंट वेवर शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सीओए में से क्या कर देंगे, वेवर अमाउंट को माइनस कर देंगे, क्योंकि तुमको कम की 10 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, 2 लाख का लोन लिया था, ठीक है, 5 लाख का लोन लिया था, 5 लाख में से 3 लाख का लोन माफ हो गया, मतलब तुमको तो 7 लाख की पड़ी ना प्रॉपर्टी के बाद, समझ में आ रही है। तो अगर कुछ वेवर ऑफ लोन हुआ है तो जितना वेवर ऑफ लोन हुआ है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। कैसे माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। एक बार फटाक से रीड करो इतना ध्यान से, ये क्या दिए हुए बताओ। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, क्या क्या क्या, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब कुछ भी, रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी नहीं, तो अपन एक फ्लोर ऊपर अपन घर लेते हैं, लेंटर नया डलवा दिया, क्या बात समझ में आ रही है, क्या पूरी टाइल्स वाइल्स लगवा दी, क्या बात समझ में आ रही है, एक फ्लोर ऊपर नया बनवा लिया, लोग करते हैं ऐसा, तो वो सब किस में आ जाता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव क्वालिटी ऑफ द एसेट। It includes all expenditure of capital nature incurred in making addition and alterations to the capital asset। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो खर्चा है वो कौन से नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का। काय का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का। तुमने साफ सफाई करवाई तो वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का नहीं है। कौन से नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का, ठीक है क्या। लेकिन तुमने लेंटर डलवाया, टाइल्स लगवाई, नई पूरा तोड़ के कुछ कुछ चीजें बनवाई, तो वो सब काय में आ जाएगा, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आ जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या, जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी कैपिटल इन नेचर। एनी इंप्रूवमेंट टुक प्लेस आफ्टर और बिफोर, ये 1/4/2001, ये 1/4/2001 की क्या कहानी अभी अपन आके डिस्कस करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, आगे अभी 2 मिनट बाद अपन करने वाले हैं। एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर प्रीवियस ओनर शेल कॉज, ये 2-4-1 वाली बात है, इसको भी अपन 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। कैपिटल एसेट सच एज गुडविल और एनी अदर इंटेंजिबल एसेट ऑफ बिजनेस और राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग और राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन और एनी राइट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शेल बी निल। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, कैपिटल एसेट सच एज गुडविल और एनी अदर इंटेंजिबल एसेट बिजनेस, ठीक है क्या, और राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, टू प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और एनी अदर राइट शेल, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शेल बी निल। इन सब चीजों में कुछ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होगी। इंटेंजिबल एसेट आपने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया, आपको इंटेंजिबल एसेट आपके हाथ में आ गया, तो फिर उसमें कुछ भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं ऐड होगी। कैपिटल एसेट सच एज गुडविल, बिजनेस और प्रोफेशन, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोसेस एनी आर्टिकल, थिंग, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस प्रोफेशन, कॉस्ट। तो ये एक ही बात हो गई, रिपीट कर दिया क्या पॉइंट ने। स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जो सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स हैं, क्या है क्या है क्या है, सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स हैं, उनका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगा, निल होगा। क्या होगा, क्या होगा, कॉस्ट ऑफ, ये जो भी सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है उनका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगा, निल होगा, ठीक है क्या। ओनली कैपेक्स शैल बी कंसीडर्ड, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक्सक्लूड्स एनी एक्सपेंसेस व्हिच इज डिडक्टेबल व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड पीजीपीपी। अगर कोई खर्चे पीजीपीपी में आपको माइनस करने मिल रहे हैं या अदर सोर्स में खर्चे माइनस करने मिल रहे हैं, तो यहां पे फिर उसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में मत जोड़ना। कुल मिला के अगर पीजीपी में बेनिफिट ले लिया है तो फिर कैपिटल गेन में बेनिफिट लेने की आवश्यकता नहीं है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24, कॉस्ट ऑफ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट और द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देयरटू shall not include deductions। क्लेम में वही इंटरेस्ट वाली बात बोली गई है कि जिस चीज का बेनिफिट आप अंडर सेक्शन 24B में ले चुके हो उस चीज को आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ऐड नहीं करोगे। क्लैरिटी है या नहीं है, फटाफट बोलो, ठीक है क्या। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन, ये अपन बता चुके हैं, सीपीआई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लेते हैं बीसीआर 1-2। अच्छा एक बार इसमें एक चीज बता देते हैं, सुनना ध्यान से, आओ मेन चीज बता रहा हूं। ये दिए सीआईआई, बोलो हाँ, ये दिए सीआईआई, बोलो हाँ। अब अगर मान के चलो 2002-3 में प्रॉपर्टी खरीदी, 2002-3 में आपने क्या खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, कितने की खरीदी, 40 लाख की, कितने की खरीदी, 40 लाख की। आज उसको बेच रहे हो 1.5 करोड़ में, आज उसको बेच रहे हो 1.5 करोड़ में, कैपिटल गेन टैक्स आएगा, आएगा, लेकिन कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। ये एफपीओसी हो गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसमें से माइनस क्या करना है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या माइनस करना है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ट्रांसफर एक्सपेंस वगैरह कुछ नहीं है अभी मान के चल रहा हूं मैं, तो क्या माइनस करोगे बताओ, 40 लाख एज इट इज माइनस करोगे, 40 लाख एज इट इज माइनस करोगे, किसका इंडेक्सेशन करोगे,
इसका इंडेक्सेशन करोगे। इंडेक्सेशन कैसे करोगे? 40 लाख इंटू आज की वैल्यू 348 डिवाइडेड बाय क्या करोगे बताओ? 2 3 में खरीदी थी 105। क्या बात समझ में आ रही है? तो 40 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 105, फटाक से सॉल्व करो कितना आएगा। ये मोबाइल वालों को भगा दूंगा मैं क्लास से सबको। एक करोड़ 32 लाख। 1,32,57,142 क्या आ गई? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या आ गई? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, एफईओसी से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करी, आपका कैपिटल गेन आ गया एलटीसीजी। यहां तक क्लैरिटी है? बोलो हाँ। यहां तक तो कहानी सही साट है। अब मैं बोल रहा हूं प्रॉपर्टी खरीदी थी 1994 में। कब खरीदी? 1994 में। अब वैल्यू तो कहां की है? एक, अच्छा एक दो में खरीदी होती तो क्या करते? 348 डिवाइडेड बाय 100 कर देते, अगर एक दो में खरीदी होती तो। ठीक है क्या? अब खरीदी 1994 में, या अब मान के चलो ये बता रहा है और पहले खरीदी थी। अब पुरानी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बहुत कम है, कहां तक कैलकुलेट करते बैठेंगे? तो इनने बोला अगर प्रॉपर्टी इज परचेज बिफोर 2001 एंड 2, अगर प्रॉपर्टी इज परचेज बिफोर 2001 एंड 2, तो इंडेक्सेशन कैसे लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने की भी खरीदी थी 1994 में वो, और क्या और क्या और क्या और क्या और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। यहां तक कि क्या ले लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो जब फेयर मार्केट वैल्यू तुमको लेने बोल दी, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू एक दो की आ गई, बोलो हाँ या नहीं? तो फेयर मार्केट वैल्यू ले ली तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो गया है? इंडेक्सेशन हो गया है। तो एक दो के पहले इन फिगर से इंडेक्सेशन करने की जरूरत नहीं है। उनने क्या बोला है? अगर खरीदी कब है? 1 अप्रैल 2001 के पहले। ओए कब खरीदी? कब खरीदी? कब खरीदी? 1 अप्रैल 2001 के पहले। तो क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर, वो ले लोगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो क्या ले लोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब फिर उसको कहां से खींच लोगे? 100 से। अब फिर उसको कहां से खींच लोगे? 100 से। डिवाइडेड बाय 100 इंटू 348, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 348। कितनों को बात समझ में आई? हाथ उठाओ। हाँ, तो भी सीओई, मतलब सीओई तो तुमको ज्यादा ही बेनिफिट दे रहे हैं ना। अगर मान लो एक दो में तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई थी? कम हो गई थी। 2001 दो में तुम्हारी वैल्यू क्या हो गई थी? कम हो गई थी। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा दिया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम एक दो के लिए मान ले रहे हैं ना भाई। मैंने प्रॉपर्टी खरीदी 1994 में, इसका कहना है। क्या बात समझ में आ रही है? प्रॉपर्टी थी 15 लाख की। कितने की थी? 15 लाख में। अच्छा एक केस 2001 में प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई है 20 लाख, तो विच एवर इज हायर। अब ये 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 348 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। अच्छा अब इसको चेंज करते हैं। इसका कहना है 2001 की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। अब क्या करें? 15 लाख लेंगे डिवाइडेड बाय 100 इंटू 348। बेस क्या रहेगा? 100 ही रहे। तुमको तो एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं यार। एक दो में वैल्यू कितनी थी तुम्हारी प्रॉपर्टी की? 10 लाख। हम तो क्या ले रहे हैं? 15 लाख। तुमको तो फायदा हो रहा है, तुम तो मुही ना खोलना। के बाद समझ में आ रही है? कोई कुछ बोल सकता नहीं है। क्लैरिटी है कि नहीं है? तो इन्हें क्या बोला? अगर प्रॉपर्टी परचेज कब की गई है? 1 अप्रैल 2001 के पहले, तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हाई। यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा अब समझना। 15 लाख की 1994 में खरीदी थी, और 1998 में उसमें 3 लाख रुपए खर्चा भी किया था। ये हो गया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब अगर फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा आ रहा है, अगर फेयर मार्केट वैल्यू क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कितना आ रहा है? 25 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू क्या आ रहा है? ज्यादा। अगर फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा आ रहा है तो आपने फेयर मार्केट वैल्यू ले ली है, माइनस कर रहे हो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, इसका इंडेक्सेशन कर रहे हो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब बताओ ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लोगे कि नहीं लोगे? 1998 वाली।
दो चीजें माइनस करते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फिर क्या माइनस करते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करने मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई। जब तुमने फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 2001 ले ली है, अरे यार क्या ले ली है, तुमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मिली है, एक एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर। आई रिपीट, क्या माइनस करने मिला है तुमको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर, यानी जो भी है तुमको हायर ही मिला है। मतलब 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू या उससे ज्यादा मिला है, तो 1 अप्रैल 2001 के पहले के कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के खर्चे हम तुमको क्यों देंगे, उसमें ऑलरेडी फेयर मार्केट वैल्यू में आ गई ना बात। तो तुम प्रैक्टिकली सोचो, तुम्हें माइनस करने नहीं मिलेगा। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो, सुनना ध्यान से। मैंने 1994 में मकान बनवाया, ओए 1994 में मकान बनवाया, कितने का, 3 लाख का, ए सॉरी 12 लाख का, कितने का, 12 लाख का। 1998 में उसमें 3 लाख रुपए खर्चा किया, कितना हो गया, 18 लाख रुपए। अब मैं बोल रहा हूं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या एफएमवी विच एवर इज हायर एज ऑन 2001, जब 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की होगी तो उसमें जो इंप्रूवमेंट वगैरह है वो सब इंक्लूड हो गया होगा ना। जब 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू मकान की निकालने गया हूंगा तो आई 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए जो फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है, तो उसमें तो इंप्रूवमेंट इंक्लूडेड है ना, वो मकान बना हुआ देखा तभी तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 25 लाख रुपए मैंने निकाली। मतलब उसमें इंप्रूवमेंट क्या है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब तुम बोल रहे हो 25 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी दो और 1998 में जो मैंने इंप्रूवमेंट कराया था वो भी माइनस करने दो। हमने कहा बक्साले, जब तेरे को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे दिया है, क्या दे दिया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे दिया है, 1 अप्रैल 2001 का, एक के बाद का जितना इंप्रूवमेंट किया है सब लेना। क्या बात की बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक को मैं पीछे अलग से खींचूंगा, 4 5 को जो किया उसको अलग से खींचूंगा। जब मैंने सबको तेरे को एफएमवी दे दी है 2001 की, क्या दे दी है, फेयर मार्केट वैल्यू दे दी है 2001 की, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लॉजिकली भी लेने तुमको अलाउ करना नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी आई कि नहीं आई, फटाफट बोलो। अरे हाँ ना बोलो यार। तो भी तो तुमको एक की फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा मिल रहा है ना, एक की फेयर मार्केट वैल्यू जो है उससे ज्यादा वैल्यू मिल रही है ना तुमको, मतलब तुमको वैसे ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो गिर गई 2001 तक, हम तो तुमको कॉस्ट रिडक्शन दे रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा दे रहे हैं, काय का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट चाहिए तुमको। क्लैरिटी आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? इसीलिए अपन ने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था जो मैंने अभी स्टार किया था, देखो क्या पढ़ा था, एनी इंप्रूवमेंट took place before 1/4/2001 shall be ignored। अब चाहे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर आए, चाहे वो एफएमवी हायर आए, कुछ भी हायर आए, आपको क्या है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2001 के पहले का माइनस करने नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर चाहिए तो जो भी तुम उसको निशाना लगा के रख सकते हो। चलो अब एक बार ये देखो, मेरे पिताजी ने प्रॉपर्टी खरीदी, कभी भी खरीदी हो, क्या बात समझ में आ रही है? फिर उन्होंने उनको 2008-9 में क्या किया, इम्प्रूव कराया, क्या बात समझ में आ रही है? और फिर मेरे को क्या हो गया, 2023-24 में इनहेरेंट हो गई मेरे को। ये चलो 2012-13 में मेरे को क्या हो गई, इनहेरेंट हो गई, और 2023-24 में मैं उसको क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, प्रीवियस ओनर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, प्रीवियस ओनर। तो क्या प्रीवियस ओनर ने, अच्छा मैंने तो यहाँ मिली है मेरे को, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का मिल रहा है, बोलो हाँ। क्या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी प्रीवियस ओनर का मिलेगा? आदर्श आजा अंदर बैठ जा। क्या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी प्रीवियस ओनर का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने 12-13 को एक्वायर कर लिया है, क्या बात समझ में आ रही है, इनहेरिटेंस में। जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का ले रहा हूं मैं, तो जब क्या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्रीवियस ओनर का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कॉमन सेंस से सोचना। नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो पड़ गई तो भाई मेरे को तो उससे क्या करना, मैं तो बेच रहा हूं ना यार।
मैंने बेचा कि मैंने इनहेरेंट किया है? यहाँ पे इनहेरेंट किया है, तो क्या मैंने इनहेरेंट मतलब पिताजी से मेरे को मिल गई है, तो क्या मैंने कुछ पैसे दिए हैं क्या? क्या रे, तुम लोग को इनहेरेंट वर्ड का मतलब नहीं पता, नालायक हो। ठीक है, मैंने अपने पिताजी से इनहेरेंट की है, मतलब मेरे को पिताजी ने यहाँ पे ट्रांसफर हो गई मेरे नाम पे। क्या बात समझ में आ रही है? मेरे जेब से कुछ नहीं किया है, तो क्या मैंने कुछ पैसे दिए क्या? नहीं दिए। तभी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका मिल रहा है? प्रीवियस ओनर का। तुम कैसे नहीं समझे थे? समझ में आई बात? मेरे पिताजी ने 2000 कब एक 94 में प्रॉपर्टी खरीदी, 8-9 में उसमें और बनवाया, उसमें एक फ्लोर और 13-12-13 में मेरे को इनहेरेंट कर दी, यानी मेरे हाथ में वो प्रॉपर्टी आ गई बिना कुछ खर्चा किए। फिर मैंने उसको 23-24 में आज बेच रहा हूं, तो मेरे लिए एफपीओसी तो वही है जो मैं बेच रहा हूं, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका ले रहे हैं? प्रीवियस ओनर का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका ले रहे हैं? प्रीवियस ओनर का। मेरे पिताजी ने जो लिया था वो। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, 2001 के पहले लिया था तो वो, या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। क्या बात सच में? ये उनने मेरे को ऐसा बता दिया। क्लियर है क्या? अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करने मिलेगा क्या? ऑब्वियसली माइनस करने मिलेगा। अरे ऑब्वियसली माइनस करने मिलेगा। अगर मैंने खरीदी होती तो मुझे माइनस करने मिलता, मेरे पिताजी ने खरीदी थी, मुझे इनहेरिटेंस में मिला है, तो भी मुझे माइनस करने मिलेगा, तो भी मुझे माइनस करने मिलेगा। क्या लिखा हुआ है फटाफट बताओ, क्या लिखा हुआ है? हाँ, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred by the previous owner shall also be considered as cost of improvement if the asset is acquired एक after 1 अप्रैल 2001। इस if asset is acquired 1 अप्रैल 2001 के बाद। क्या बात समझ में आ रही है? देखो लॉजिकली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि रटना पड़ रहा है, ये बताओ मेरे को। आओ एक काम करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। तुमको बहुत अच्छे, मतलब न्यूमेरिकल नहीं, तुमको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, तुमको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मुंडू निजर को स्ट्रेट बैठो, सारे लोग, सारे लोग खड़ो, खड़े हो भाई। श्रेयांश कैलकुलेटर उठा। श्रेयांश ने प्रॉपर्टी खरीदी, ये श्रेयांश की क्या है बेटा? प्रॉपर्टी। ठीक है क्या? श्रेयांश ने क्या खरीदी? प्रॉपर्टी। कब खरीदी भाई? 1994 में। कब खरीदी? 1994 में। प्रॉपर्टी खरीदी 1994 पे। आज 2023-24 में अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है। लदे लदे, ये 2023-24 में प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? मेरे को बेच रहा है। कितने की बेच रहा है? मान के चलो बेच रहा है 90 लाख की। कितने की बेच रहा है? 90 लाख की। इसके हाथ में 90 लाख रुपए मिले, यानी इसने प्रॉपर्टी बेच के कुछ पैसे कमाए, यानी इसको कुछ कैपिटल गेन आ सकता है। आइए इसका कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन करते हैं। भाई साहब कितने की बेच रहे हो? कितना एफईओसी है? 90 लाख। कितना एफईओसी? 90 लाख। क्लैरिटी नहीं? अब इसमें से इसने ब्रोकरेज दिया, मान के चलो 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, 9 लाख रुपए उसने सीधे सीधे क्या कर दिया है? ब्रोकरेज दे दी। 10 लाख रुपए ब्रोकरेज दे दिया। तो कितना इसके हाथ में नेट कितना बचा? 80। इसके नेट हाथ में कितना बचा? 80 लाख। 90 लाख में से इसने 10 लाख का ब्रोकरेज दे दिया, माइनस करने मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। नेट कंसिडरेशन इसके हाथ में कितनी आई है? 80 लाख। अच्छा तुमने खरीदी कब थी? 1994 में। कितने की खरीदी थी? 20 लाख की खरीदी थी। चलो, तो 20 लाख की इसने प्रॉपर्टी 1994 में खरीदी थी। तो अब इंडेक्सेशन करेंगे। आओ आओ आओ, टेबल देखते हैं, टेबल देखते हैं, टेबल देखते हैं। अयो, टेबल तो 1-2 के पहले है ही नहीं, टेबल तो 1-2 के पहले है ही नहीं। कब खरीदी तुमने? 1994। देख रहे, पैदा हुआ नहीं तो प्रॉपर्टी खरीद रहा था। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का बनी है ये। क्लियर है क्या? तो इसने क्या करी बेटा? 1994 में क्या कर ली थी? प्रॉपर्टी खरीद ली थी। अच्छा, तब का इंडेक्सेशन वैल्यू है क्या? नहीं। तो क्या करें? एक काम करते हैं, वो या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। कब की? 1-2 की। कितने खरीदी थी? अज्यूमिंग 20 लाख। ठीक है क्या? 1-2 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 30 लाख। कितनी है? 30 लाख। ओए कितनी है? 30 लाख। कॉस्ट और एफएमबी विच एवर इज हायर, विच क्या हायर आ रहा है? 1-2 की एफएमबी हायर आ रही है। अगर एफएमबी हायर आ रही है और मैं एफएमबी ले रहा हूं, तो क्या इसको बीच पहले के कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? क्यों नहीं मिलने चाहिए? जब 1-2 की एफएमवी ले ली, जब 1-2 की क्या ले ली? एफएमवी ले ली, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब वो प्रॉपर्टी में जितना भी खर्चा हुआ उसमें सब इंक्लूडेड है फेयर मार्केट वैल्यू में। तो इसलिए आपको क्या नहीं मिलता है? पुराने कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है। क्लैरिटी है क्या? बैठ जाओ। हाँ या ना फटाफट बोलो। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये इन्होंने बोला है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को लेके। हाँ लो भाई, प्रॉपर्टी लो वापस अपनी, 90 लाख दो वापस साले। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इंडेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन, ये अपन ने बता दिया, सीपीआई। बेस ईयर 1-2, हेंस सीआई ऑफ 1-2 इज 100। जो बेस ईयर होता है उसका सीआई हमेशा 100 ही रहता है। आपको सारे सीआई याद रखने हैं क्या? नहीं, एक रखना है 100, 1-2 का, और कौन सा है? 348, जो अपन प्रयोग कर रहे हैं उस ईयर का। क्लियर है क्या? आइए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असिसी हिमसेल्फ।
इफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 है, अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, COA into CII of the year of transfer divided by the CII of the year of acquisition। ये पहले ही आपको बता चुका हूं, बोलो हाँ या ना। इफ एक्विजिशन इज बिफोर 1/4/2001 तो क्या लेंगे, COA और FMV as on 2001 whichever is higher into CII of the year of transfer divided by 100, क्योंकि 2001 का लिया, whichever is higher आया, जो भी हायर हुआ हमने हायर वैल्यू लिया है, तो हम CII कब का उठा लेंगे, 1 का। ठीक है क्या, FMV मतलब फेयर मार्केट वैल्यू। तुम्हारी बुक में एक चीज लिखी नहीं हुई है पर होता है, मैं तुमको बता देता हूँ, हो सकता है न्यूमेरिकल में आए। हाँ 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 1994 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 20 लाख, कितनी थी, 20 लाख। 2001 में FMV थी 35 लाख, तो विच एवर इज हायर, 35 लाख। लेकिन 2001 में SDV मतलब क्या होता है, SDV क्या होता है, जो सर्कल रेट होता है, सर्कल रेट समझते हो, जो म्युनिसिपल वैल्यू होती है, जो सरकार ने रेट निकाल रखा है, क्या बात समझ में आ रही है, जो तुम्हारी मार्केट की रेट है, जो सरकारी SDV है, क्या बात समझ में आ रही है, जो म्युनिसिपल रेट है वो उस प्रॉपर्टी का कितना है, मान के चलो है 25 लाख, कितना है 25 लाख। तो आपका FMV should not be higher than FMV should not be higher than your SDV। क्या बात समझ में आ रही है, SDV का कॉन्सेप्ट अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं, बस ये समझो, बोलते हैं ना यार सर्कल रेट, सरकारी रेट जो बोलते हैं, क्या बात समझ में आ रही है, जब अपन खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं ना गाइडलाइन रेट, अगर तुमने सुना हो कभी प्रॉपर्टी का काम करते हुए कि गाइडलाइन रेट क्या है, तो सरकार गाइडलाइन रेट निकालती है कि इस एरिया की प्रॉपर्टी की गाइडलाइन रेट ये है, इतनी होनी चाहिए। तो अगर एक की FMV SDV से ज्यादा आ रही है, ठीक है क्या, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, SDV मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्या बात समझ में आ रही है, अगर एक की FMV SDV से ज्यादा आ रही है तो वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब यहां पे क्या ले लेंगे, FMV या SDV, क्या ले लेंगे, SDV, क्या ले लेंगे, SDV। फिर SDV को कंपेयर करेंगे किससे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, विच एवर इज हायर। बेसिक एक बात बताऊं, 2001 की प्रॉपर्टी की पहले की प्रॉपर्टी क्या देखते हैं, FMV या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, विच एवर इज हायर। लेकिन FMV क्या नहीं होनी चाहिए, SDV से ज्यादा नहीं हो। तो FMV कैसे कैलकुलेट होगी, देखेंगे FMV या SDV, विच एवर इज लोअर। पहले क्या देखेंगे, FMV या SDV, विच एवर इज लोअर, उसको क्या मानेंगे, FMV, उसको क्या मानेंगे, FMV। फिर उसको कंपेयर करेंगे किससे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, विच एवर इज हायर। क्लियर है क्या, तो पहले क्या FMV और SDV, इन दोनों विच एवर इज lower, compare this with cost of acquisition whichever is higher। क्या आ जाएगा तुम्हारा, cost of acquisition, इसको फिर करेंगे into CII of, मतलब जो भी करंट ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII into डिवाइडेड बाय 100 क्यों लिया, क्योंकि 1 2 का 100 ही है। क्लियर या ऑल क्लियर, फटाफट बोलो। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपन अभी डिस्कस करेंगे नहीं, इसको अपन स्टार मार्क करके रखना इंपॉर्टेंट है। पहले मैं तुमको प्रीवियस ओनर वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर तुमको आगे करूंगा कॉन्सेप्ट पे बात। ऊपर कुछ छूटा है कि अपना हो गया सब कुछ, चलो। केसेस वेयर इंडेक्सेशंस आर नॉट अवेलेबल, क्या क्या क्या, केसेस वेयर इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। इंडेक्सेशन बेनिफिट नॉट अवेलेबल मतलब तुम्हारा कितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तुमको CII वाला वो सब पंचायत करने नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट तुमको नहीं मिलेगा। ये वाले केसेस को अपन डिस्कस करेंगे, कहां कहां पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता, इसको अपन 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। पहले अपन आ रहे हैं, ये दोनों केसेस छोड़े हैं मैंने, ये दोनों चीजें मैंने छोड़ी हैं, ये अपन आएंगे वापस इसमें। पहले आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एसेट्स, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है अपने को। मुंडू नेट को स्ट्रेट बैठो। कुछ स्पेसिफिक एसेट बताए गए जिनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन स्पेसिफिक टाइप से लिया जाएगा। ओए 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 उठो उठो उठो, क्या 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 क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक सर्टेन टाइप से लिया जाएगा। सबसे पहले सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्या क्या क्या, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लिया जाएगा, बताओ क्या होगा, नहीं
भाई तुमने खुद से जनरेट, तो उसको बेचने जाओगे तो तुमको कॉस्ट ऑफ कुछ भी वो माइनस करने नहीं मिलेगा। सीधा सीधा बोला है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट जो सेल्फ जनरेटेड हो, गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद अ business or profession, or any intangible asset or right to manufacture, produce, process, article, thing, right to carry on business, profession, tenancy rights or stage carriage permits or loan hours or any other right if self generated, तो क्या हो जाएगा, nil। और अगर पैसे देके खरीदे हैं तो जितना परचेज प्राइस वही लिखा हुआ है, परचेज प्राइस, ठीक है क्या, इफ एक्वायर्ड। हाँ या ना फटाफट बोलो, क्या बात समझ में आ रही है। सेकंड क्या है, अगर कोई गिफ्ट, इनहेरिटेंस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट अंडर एचयूएफ ऑन पार्टीशन, घर का बंटवारा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एचयूएफ का पार्टीशन हुआ और आपके हिस्से में जो प्रॉपर्टी आई और आप उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, तो आपने तो खरीदी नहीं, क्या उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने मिलेगा। हाँ, कौन सा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्रीवियस ओनर का। किसका प्रीवियस ओनर का। यहां तक क्लैरिटी है क्या, फटाफट बोलो। अगला क्या है, बोनस शेयर्स मतलब कंपनी लॉ पढ़े हुए बच्चे हो यार तुम लोग, बोनस शेयर्स क्या होता है बताओ। बोनस तो फ्री में मिलता है, बोनस तो क्या मिलता है, फ्री में मिलता है, कायदे से उसके पैसे तो लगे नहीं है, डिविडेंड की जगह में मिलता है, याद है। अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले का बोनस है तो एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, और अगर 2001 के बाद का है तो क्या हो जाएगा, नील। ऐसा का है हाँ, क्योंकि जब आपने मेन शेयर्स के लिए आप क्या कर रहे हो, मेन शेयर्स जब आपने खरीदे हैं, मेन शेयर्स आपने जो खरीदे हैं तो 2001 के लिए, उसके लिए आप क्या ले रहे हो, एफएमवी एज ऑन 2001 ले रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है। मेरे पास 4 लाख शेयर्स हैं, 3 लाख नॉर्मल, 1 लाख बोनस। अब तुम 1 लाख बोनस शेयर्स को इंक्लूड कर नहीं रहे हो, 3 लाख सीधे सीधे क्या कर रहे हो, सिर्फ एफएमवी ले रहे हो एज ऑन 2001 की। क्या बात समझ में आ रही है। तो मेरे वो 1 लाख शेयर्स की वैल्यू जा रही है ना, इसलिए उसको भी अलाउ कर दिया। क्या बोल दिया, अगर 2001 के पहले के हैं तो क्या कर लोगे, 1 अप्रैल 2001 के। अच्छा, लेकिन 4-5 को बोनस मिला तो 4-5 को जो बोनस मिला है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिला है, तुम्हारे नॉर्मल शेयर्स की कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड है और तुमको पूरी कॉस्ट 4-5 की लेने मिल रही है, तुम्हें 4-5 की पूरी कॉस्ट लेने मिल रही है, इसलिए उसमें बोनस शेयर्स को अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मुंडू नियर को स्ट्रेट बैठो एक बार, अगर 2001 के पहले के बोनस शेयर्स हैं तो क्या हो जाएगा उसका, एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, और अगर अलॉटेड पोस्ट 1 अप्रैल 2001 है तो क्या हो जाएगा, नील। क्या हो जाएगा, नील। इसको डिटेल में भी एक बार और समझाऊंगा मैं, क्लियर है क्या। अच्छा, एक चीज, राइट शेयर्स क्या होते हैं, व्हाट आर राइट शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलता है कि 10 का शेयर कितने में खरीदने का मौका मिल रहा है आपको, 7 रुपए में। क्या बात समझ में आ रही है, 3 रुपए का बेनिफिट। तो बताओ, राइट शेयर्स बेच रहे हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मिलेगा, 10 या 7, 10 या 7, 7 पे। ऑब्वियस सी बात है, क्या 7 पे। कई बार क्या होता है, हम राइट को रिनाउंस कर देते हैं, पढ़ा है आपने, अरे सीएमए में पढ़ा था बनने। क्या बात समझ में आ रही है, राइट को क्या कर देते हैं, रिनाउंस कर देते हैं, मतलब रिनाउंस कर देते हैं मतलब राइट को बेच देते हैं। अब मैंने राइट, रिनाउंस राइट के थ्रू राइट शेयर खरीदा था, रिनाउंस राइट के थ्रू राइट शेयर खरीदा, मतलब इसको मिला था राइट, इसने मुझे बेचा और फिर मैंने राइट शेयर्स खरीदे। क्या बात समझ में आ रही है। तो मैंने कंपनी को कितने दिए, 7 रुपए, और इसको दिए 2 रुपए राइट खरीदने के। अरे यार 3 रुपए दूंगा तो दूंगा ही क्यों, क्या बात समझ में आ रही है, फायदा ही क्या राइट खरीदने का। क्या बात समझ में आ रही है, मैंने 2 रुपए इसको काहे के दिए, राइट खरीदने के। तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी बताओ, 7, 9 या 10, 7, 9 या 10, 9। क्यों 9, 7 रुपए जो मैंने कंपनी को दिए और 2 रुपए जो मैंने राइट खरीदने के लिए दिए। ये रिनाउंस वाला कॉन्सेप्ट आता है ना आपको, जब आप एग्जिस्टिंग राइट्स को क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो। तो वही बोला है, राइट शेयर्स तो अमाउंट एक्वायर्ड पेड टू एक्वायर राइट शेयर्स। फिर क्या है, राइट शेयर्स व्हिच आर परचेज्ड बाय पर्सन इन हुज फेवर द एसईसी हैज रिनाउंस्ड द राइट एंटाइटलमेंट, परचेज प्राइस पेड टू द रिनाउंसर प्लस प्राइस पेड फॉर एक्वायरिंग द राइट शेयर्स। जो रिनाउंसमेंट के लिए जो पैसा दिया है वो प्लस परचेज प्राइस, ये होगा स्पेशल केस का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या हो जाएगा, स्पेशल केस का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो। 23 देख लो, 25 दिसंबर 2023 मिस्टर एक्स सोल्ड 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, सेल कंसिडरेशन वॉज 14,50,000, आधा किलो सोना बेच दिया। ठीक है, ठीक है क्या, सेल कंसिडरेशन कितनी है, 14,50,000। ही एक्वायर्ड द गोल्ड ऑन 20 अगस्त 2000 को उसने क्या करा था, सोना खरीदा था। ठीक है क्या, कितने खरीदा था, 4 लाख का, 2000 को खरीदा ना बेटा, 23 साल हो गए,
ठीक है क्या? तो 20 अगस्त 2000 को खरीदे थे कितने का? 4 लाख का। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 500 ग्राम ऑफ गोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2001, क्योंकि 2000 के पहले का था, तो एफएमवी कितनी है बेटा? 3,40,000। क्या लोगे? कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर, विच इज हायर बताओ मुझे? 4 लाख। क्या हायर है? 4 लाख। ठीक है क्या? तो अब क्या करोगे? एफ सेल कंसिडरेशन कितनी आएगी बताओ? सेल कंसिडरेशन लिख के करोगे खुद से एक बार? खुद से करोगे? सेल कंसिडरेशन कितनी आएगी? 14,50,000। एफवीओसी कोई माइनस नहीं है तो यही हो जाएगा नेट कंसिडरेशन। इसमें से माइनस क्या करोगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर। क्या हायर आया है? 4 लाख। तो 4 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100, 13,92,000। और कुछ है नहीं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो सीधे सीधे 58,000 क्या आ जाएगा तुम्हारा? कैपिटल गेन। 58,000 तुम्हारा क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो। एकदम बेसिक और सीधी सीधी सी बातें हैं जीवन में, हाँ या ना? फटाफट बोलो। ठीक है, आइए अभी केस 2 अभी रुकेंगे अपन। आओ केस 3 देखो। केस 3 क्या बोल रहा है बताओ? निशा ट्रांसफर्ड द फॉलोइंग असेट्स ऑन 2/6/23। डिटरमाइन द कैपिटल गेन ऑफ द असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है क्या? अज्यूमिंग ब्रोकरेज पेड ऑन ट्रांसफर इज 2%। 2% क्या है? कमीशन पी है ब्रोकरेज ऑन ट्रांसफर पे। तो 2% किसका निकालेंगे? हमेशा याद रखना, कुछ नहीं दिया तो ट्रांसफर वैल्यू का। ऑब्वियस सी बात है ना, जितने का बिका उसी में तो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं बीच के दलाल। ठीक है क्या? लैंड एक्वायर्ड इन 1976, कॉस्ट कितनी है? 25,000। एफएमवी कितनी है? 1 लाख। सेल वैल्यू कितनी है? 30 लाख। क्या होगा बताओ फटाफट? विच एवर इज हायर। कितना ले लोगे? 1 लाख। 1 लाख का क्या करोगे? इंडेक्सेशन। 1 लाख का क्या करोगे? इंडेक्सेशन। 30 लाख से माइनस करोगे पहले। 30 लाख से क्या माइनस करोगे? उसका ब्रोकरेज। लिख के करो प्रॉपर, प्रॉपर लिख के करो। तीनों क्वेश्चन में खुद से करो फिर मैं बताऊंगा। लिख के किए बताओ फटाफट। प्रेजेंटेशन भी जरूरी है बेटा, रिटर्न एग्जाम है आपका। कैसे करोगे बताओ? 3 कॉलम बनेंगे। कितने एसेट थे? 3 थे। क्या थे? लैंड, गुडविल और टेनेंसी राइट। तीनों का एफ बताओ कितना है? तीनों का एफ बताओ कितना है? 30 लाख, 2 लाख और 3 लाख। तो 30 लाख, 2 लाख और 3 लाख। इसमें से क्या माइनस करोगे बताओ? ब्रोकरेज। कितना माइनस करना है ब्रोकरेज बताओ? 2%। तो 30 लाख का 2% बताओ कितना आएगा? 60,000। 2 लाख का 2% कितना आ जाएगा? 4,000। 3 लाख का 2% कितना आ जाएगा? 6,000। नेट कंसिडरेशन कितना आ जाएगा? 29,40,000। 2 लाख 1,96,000 और 2,94,000। इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी लेनी है? 25,000 या 1 लाख, विच एवर इज हायर। तो कितना हो जाएगा? 1 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय कब बेची है? तुम्हारे में असेसमेंट ईयर चेंज है, तुमको हमेशा थ्री। अब वो तुम्हारी बुक पुरानी है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हम करंट ईयर ही लेके चलेंगे, तुमको करंट ईयर ही लिख के आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? तुम्हारे में क्या दिया हुआ है डेट? ये कौन सा दिया है? हाँ तो वो गलत दिया है तुम्हारे में, है ना? वो बुक आ जाएगी नई वाली तुम्हारे पास। ठीक है, तो अभी अपन ये चलें। कितना जाएगा? 348 डिवाइडेड बाय 100। कितना आएगा फटाफट बताओ? सॉरी, 3,48,000 माइनस कर दो, आ जाएगा LTCG। हाँ, दूसरे वाला केस क्या है? गुडविल। कुछ बोला है क्या? बिजनेस कमेंस्ड ऑन 1995। बिजनेस कमेंस्ड ऑन 1995। गुडविल ऑफ बिजनेस है, सेल्फ जनरेटेड है, तो क्या हो जाएगा? नील। क्या हो जाएगा? नील। एफएमबी लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है क्या? नील लिया हुआ ये लो।
फिर सेल्फ जनरेट कॉस्ट और एफएमवी कंपेयर कंपेयर करते, क्या बात समझ में आ रही है? सेल्फ जनरेटेड है तो वो आगे टेनेंसी राइट भी क्या है, कॉस्ट क्या है, नील, मतलब सेल्फ जनरेटेड है। ठीक है क्या, यहां तक समझ में आ गया सबको? फटाफट बोलो, सबको बोलो, फटाफट बोलो, यहां तक समझ में आ गया? ये हो गया। और कोई केस है क्या? अगला क्वेश्चन, चलो एक बार ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको सिखाना है। मिस्टर नागेंद्र कुमार कन्वर्ट्स हिज कैपिटल एसेट एक्वायर्ड अमाउंट 1,25,000 इन 5-6 इनटू स्टॉक इन ट्रेड इन द फाइनेंशियल ईयर 16-17। मतलब क्या है, उसने कैपिटल एसेट खरीदा था, कब खरीदा था? 1,25,000 का खरीदा था, कब खरीदा था? 2005 और 6 पे। कब खरीदा था? 5 और 6 पे। उसने उसको क्या कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड से कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल एसेट से कन्वर्ट कर दिया, काय पे? स्टॉक इन ट्रेड पे। काय पे कन्वर्ट कर दिया? स्टॉक इन ट्रेड पे। किस पे? कौन से ईयर में? 2016-17। विच ऑन विच द एफएमवी ऑफ द कैपिटल एसेट वाज 7.5 लाख। तो जिस दिन कन्वर्ट किया, जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन की एफएमवी क्या थी? उस दिन की एफएमवी कितनी थी? 7.5 लाख। कितनी थी? 7.5 लाख। ही देयर आफ्टर सेल्स दिस एसेट ऑफ 10 लाख इन द ईयर 23-24। अब ये जो एसेट है, अब ये स्टॉक इन ट्रेड हो गया। क्या हो गया? स्टॉक इन ट्रेड। और वो स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक में रखा रहा 16-17 से कब तक? 23-24 तक। और 23-24 को वो क्या कर दिया है? बेच दिया है। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं? पहले क्वेश्चन मुझे ये बताओ, 2005-6 को क्या खरीदा था उसने? कैपिटल एसेट। अब उसने उसको क्या किया है? 2016-17 में उसको क्या कर दिया है? कन्वर्ट कर दिया है। काय में कन्वर्ट कर दिया है? स्टॉक इन ट्रेड में। और 16-17 से 23 कौन से ईयर में? 23-24 में क्या कर दिया है? सेल कर दिया है स्टॉक को। क्या बात समझ में आ रही है? 5-6 को उसने उसको कितने का खरीदा था? कहाँ गया? 5-6 को उसने उसको कितने का खरीदा था? 1,25,000 का। कितने खरीदा था? 1,25,000 का। और उसने उसको कन्वर्ट कब किया स्टॉक इन ट्रेड में? 16-17 में। तब एफएमवी कितनी थी? 7.5 लाख। अब मुझे बताओ कैपिटल गेन लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले तो ये बताओ, क्या कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है? याद है हमने पढ़ा था कन्वर्जन इज ऑल्सो ट्रांसफर। क्या कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है? हाँ। कैपिटल एसेट ट्रांसफर कब हुआ है? 16-17 को कि 23-24 को? 16-17 को कि 23-24 को? 16-17 को मैंने उसको कैपिटल एसेट से क्या में कन्वर्ट कर दिया? स्टॉक इन ट्रेड में। तो उस दिन मेरे हाथ से तो कैपिटल एसेट गया और वो बिजनेस की क्या बन गया? कॉस्ट। बिजनेस की क्या बन गया? कॉस्ट। है मेरे साथ? हो मेरे साथ यहाँ पे? तो यहाँ पे वो क्या हो गया है? ट्रांसफर। यहाँ पे क्या हो गया है? ट्रांसफर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन। कौन से, कहां पे आ जाएगा कैपिटल गेन? 2016-17 में। यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन आ जाएगा। प्लीज मेरे साथ सुनना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16-17 में क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन। अच्छा, अब आपने मतलब ट्रांसफर किया, मतलब कि वो बिजनेस में स्टॉक बन गया। तो जितने में आपने ट्रांसफर वैल्यू उसकी मान रहे हो, उतनी यहां बिजनेस के लिए वो क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जानी चाहिए। उतनी बिजनेस के लिए वो क्या बन जानी चाहिए? कॉस्ट बन जानी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? भाई मैंने 5-6 को कैपिटल एसेट खरीदा था, 16-17 को आप बोल रहे हो मैंने उसको बिजनेस को ट्रांसफर किया, मैंने कैपिटल एसेट को क्या कर दिया? स्टॉक इन ट्रेड बना दिया। तो क्या बोल रहे हो? ट्रांसफर मान रहे हो। यहां पे ट्रांसफर किसका किससे हो रहा है? पर्सनल से बिजनेस में ट्रांसफर हो रहा है, बोलो हाँ। अब जब वो बिजनेस में ट्रांसफर हो रहा है, अरे काय में ट्रांसफर हो रहा है? बिजनेस में। तो बिजनेस का स्टॉक एंड ट्रेड बन रहा है, बोलो हाँ। तो यहां पे जो आप एफवीओसी लोगे, यहां पे आप जो क्या लोगे? एफवीओसी, यानी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आप मान रहे हो कि आपने उसको क्या कर दिया? बिजनेस को बेच दिया है। आप क्या मान रहे हो? आपने उसको बिजनेस को बेच दिया। तो जितना यहां पे ट्रांसफर की वैल्यू ले रहे हो, एफवीओसी ले रहे हो, उतनी ही बिजनेस के लिए क्या मान ली जाएगी? कॉस्ट मान ली जाएगी कि बिजनेस ने उसको खरीदा है, बिजनेस ने उसको खरीदा है। क्या बात समझ में आ रही है? एफएमवी कितनी थी यहाँ पे? 7.5 लाख। अगर मैं 7.5 लाख को एफवीओसी मानता हूं, 7.5 लाख क्या मानता हूं? एफवीओसी। तो वो 7.5 लाख मतलब कि कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ स्टॉक में, कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ स्टॉक में। तो बिजनेस के लिए वो क्या बन जाएगी? कॉस्ट। बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट। बिजनेस ने कब बेचा? 23-24 में। कितने का बेचा बताओ?
कितने का बेचा? 10 लाख का। तो ये 10 लाख की चीज जो बेची है उसमें क्या आ जाएगा? पीजीपीपी। क्या आ जाएगा? पीजीपीपी, क्योंकि उसने 7.5 लाख की चीज को 10 लाख में बेच दिया। कितनों को क्लैरिटी आई? हाँ या ना फटाफट बोलो। तो 7.5 लाख की चीज को क्या भेजिए? यहां पे क्या तो दो टैक्स लगेंगे। यहां पे लगेगा कैपिटल गेन, यहां पे लगेगा कैपिटल गेन, और यहां पे क्या लगेगा? पीजीपीपी। कितनों को समझ में आया? अब मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? जो असेसी बोल रहा है कि मैंने उसको कैपिटल एसेट से क्या ट्री है? स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर किया है। आप ट्रांसफर मान रहे हो, कोई बात नहीं, मान लो। क्या बात समझ में आ रही है? आप कैपिटल गेन लगा रहे हो, कोई बात नहीं, लगा लो। मेरे को तो बैठे बैठे चूना लग गया। जब मैंने कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर किया तो क्या मुझे कुछ रोकड़ा मिला? अरे यार, ये तो सिर्फ घर से उठा के मैं बिजनेस में ले गया। कोई ज्वेलर था, उसके घर में गोल्ड रखा था या गहने रखे थे, उसने उठा के बिजनेस में डाल दिए, और जैसे ही बिजनेस में डाले तो बोल रहे हो कैपिटल एसेट क्या बन गया है? स्टॉक इन ट्रेड। हमने कहा ठीक है, बन गया है। बोले ट्रांसफर हो गया है? हाँ। आज की एफएमवी क्या ले लेंगे? एफपीओसी ले लेंगे। पूरा कैपिटल गेन कंप्यूट कर दिया, सरकार आके छाती में बैठ गई, बोली टैक्स भरो, टैक्स भरो, टैक्स भरो। हमने कहा का टैक्स भरो? बोले आपने ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर तो किया है, क्या हाथ में कुछ पैसा आया है? क्या हाथ में कुछ पैसा आया है? बैठे बैठे जेब से पैसा भर दूं? मैंने सरकार से रहमत मांगी, मैं सरकार थोड़ी सी कुछ रहमत दो। सरकार ने बोला तथास्तु, रहमत देते हैं। क्या रहमत देते हैं? कैपिटल गेन कंप्यूट करके रख लो। जिस दिन स्टॉक बिकेगा, जिस दिन स्टॉक बिकेगा उस दिन साला पीजीबीपी तो भरोगे ही भरोगे, कैपिटल गेन भी भरोगे। यानी कैपिटल गेन अराइज कब होगा? 23-24। अराइज मतलब पे करने की लायबिलिटी कब आएगी? 23-24 में। लेकिन कैलकुलेशन कब किसके हिसाब से होगा? 16-17 के हिसाब से होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तुम उसको स्टॉक इन ट्रेड में रखे रहो, जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा तब हम उसको क्या मानेंगे? तब हम कैपिटल गेन लगाएंगे। सारी चीजें कब लेंगे? एफपीओसी कहां की लेंगे? 16-17 की। कॉस्ट ऑफ कहां का लेंगे? 5-6 का। जो भी होगा हम वैसे ही करेंगे, लेकिन भरना कब तुम? 23-24 में। कितनों को क्लैरिटी आई है? पक्का आई है? आओ देखते हैं एक बार सोल्यूशन में क्या किया है। It is to be noted that when the owner of the capital asset converts into stock in trade, ये important question है, the capital gains arises in the year in which such conversion that is regarded as transfer, मतलब जिस दिन conversion हुआ है उसी दिन क्या मान लिया जाता है? ट्रांसफर मान लिया जाता है। That is in the year in which transfer या conversion was effected. Therefore, in this case, capital gain arises in the financial 16-17. However, the same will be taxable only in the year the asset was sold. क्या बात समझ में आ रही है? अराइज कब हो जाता है? अराइज कब हो गया था? 16-17 में। ओए, अराइज कब हो गया था? 16-17 में। लेकिन पे करने की लायबिलिटी कब आई है? जब उसको क्या किया गया? बेचा गया। जब उसको क्या किया गया? बेचा गया। ठीक है क्या? एंड along with it shall be chargeable to tax the relevant income under the head PGPP from the business and profession. जितने में बेचा तो वहां से साथ ही साथ में क्या? उसी दिन उसको दो टैक्स लगेंगे। एक क्या लगेगा? पीजीपीपी, और दूसरा क्या लगेगा? कैपिटल गेन। कितनों को समझ में आई बात? देखो क्या हुआ है। एफएमबी एज ऑन द डेट ऑन कन्वर्जन कितनी ले ली? 7.5 लाख। चलो अपन कैलकुलेट करते हैं खुद से ही। पहले कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या लेंगे? 16-17 को बिका है तो एफएमबी एज ऑन 16-17 कितनी थी बताओ? 7.5 लाख। हाँ, क्वेश्चन में थी है बेटा, हमने नहीं बताई। ये थी इनने 7.5 लाख। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। एफएमवी कितनी है? 7.5 लाख। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें से कहाँ माइनस करेंगे? कहाँ माइनस करेंगे इससे बताओ? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितनी दी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 1,25,000। सीआईआई है क्या? 1,25,000 2005-6 का दिया है क्या क्वेश्चन में? क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी 5-6 का वो बताओ मुझे, सीआईआई ऊपर डेटा में देख के। कितना? तो 1,25,000 डिवाइडेड बाय 117 इंटू क्या करोगे? सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सी ईयर में ट्रांसफर हुआ है? 16-17 का। ईआईआर बताओ कितना? 264। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 264 डिवाइडेड बाय 117, क्या माइनस करोगे बताओ? 2,82,000। 7.5 लाख माइनस 282,051 कितना आएगा बताओ? 4,67,948। ये क्या आ गया तुम्हारा? ठीक है, 467,914।
कैसे आएगा 8 पे 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 आएगा ना, ठीक है। 467,949 क्या आ जाएगा तुम्हारा LTCG, क्या आ जाएगा तुम्हारा LTCG। कब निकाला 16-17 में, कब निकाला 16-17 में। पर ये पे करने की जरूरत कब है, पर ये पे करने की जरूरत कब है, ये पे करने की जरूरत कब है, जब बिका है स्टॉक इन ट्रेड, जब बिका है स्टॉक इन ट्रेड। कब बिका है स्टॉक इन ट्रेड 23-24 में। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा अब बिजनेस के लिए क्या निकालोगे, बिजनेस के लिए क्या करोगे बताओ। सेल वैल्यू कितनी है 10 लाख। अब जो वहां पे सेल वैल्यू मानी थी वो यहां के लिए क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ इंडेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे सालों कैपिटल गेन थोड़ी निकाल रहे हो, पीजीबीपी कर रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है। बिजनेस में काय का इंडेक्सेशन, 10 लाख का माल बेचा, 7.5 लाख का खरीदा था, तो 10 लाख माइनस 7.5 लाख कितना आ जाएगा, 2.5 लाख। ये जाएगा पीजीबीपी। भाई बिजनेस में थोड़ी इंडेक्सेशन मिलता है, कैपिटल सेट रखा था उसकी वैल्यू बढ़ी थी ना, ऐसे तो स्टॉक रखे रहोगे 10 साल तक, फिर बोलोगे इंडेक्सेशन दो, फिर बेचने का पीजीबी में प्रॉफिट दो, का मतलब। क्या बात समझ में आ रही है। बिजनेस में कुछ भी पीजीबी में इंडेक्सेशन कोई सीन नहीं होता है। ये आंसर आ गया आपका 2.5 लाख। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से एक बार अच्छे से लिख के कर लेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ। क्या बात समझ में आ रही है, बोलोगे तो लो सोल्यूशन सहित भेज दे रहा हूँ, लेकिन सोल्यूशन अपने हिसाब से एक बार 7.5 नहीं है, और वो ईयर्स अलग होगा ना, लेकिन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। इन लोग नादान बच्चे, माफ कर दो इनको, इनसे शुक्रिया अदा मनाओ कि इन लोगों ने नई किताब में सुधार दिया है, कई जगहों में तो वो भी नहीं किया है क्योंकि इनने। ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या मिस्टर श्रीनिवासन परचेजेस इक्विटी शेयर्स की कहानी है, तो क्या है क्वेश्चन में। मिस्टर श्रीनिवासन परचेजेस 2000 इक्विटी शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड, 2000 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं इन एबीसी लिमिटेड, ठीक है क्या, फॉर 50 पर शेयर। 2000 शेयर उसने खरीदे हैं, ब्रोकरेज 1% पे करी थी तब, ठीक है क्या, इन February 1997। ही गेट्स 2% 200 रुपए, ही गेट्स 200 बोनस शेयर्स इन सितंबर 2000। उसको क्या मिल गए, 2000 में क्या मिल गए, बोनस शेयर। अच्छा बोनस शेयर ये जो 2000 में मिले हैं, ये 1 अप्रैल 1 के पहले के कि 1 अप्रैल 1 के बाद के हैं, पहले के हैं। मतलब कि अगर पहले के हैं तो क्या करते हैं, एफएमवी लेते हैं। 1 अप्रैल 2001 के पहले के हैं तो एफएमवी लेते हैं, और 2001 के बाद के हैं तो एफएमवी नहीं लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। उसके बाद समझ में आ रही है। ही गेट्स 2200 बोनस शेयर्स इन सितंबर 2007, ठीक है क्या। एफएमवी ऑन द शेयर ऑन 1 अप्रैल 2001 वर 125। इन 1 जनवरी 24 ही सेल्स द शेयर्स फॉर 500 पर शेयर, ब्रोकरेज 2%। कंप्यूट द कैपिटल गेन टैक्स इन द हैंड्स ऑफ 23-24। एक बार खुद से ट्राई करोगे क्या, भले गलत सलत करो, गोद गाद के करो, जितना कर पा रहे हो करो, लेकिन एक बार ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा तुमको जितना तुमको समझ में आ रहा है उस हिसाब से। फॉर्मेट याद रखना क्या है, एफवीओसी लेस ब्रोकरेज माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ बोनस। 1/4/2001 के पहले को एफएमवी लेते हैं, बाद वाले की वैल्यू नहीं लेते हैं। बेसिक मैंने आपको बता दिया, अब एक बार ट्राई करो, जल्दी करो। बाकी दुनियादारी जाए तेल लेने, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले क्या बोला, एफईओसी। क्या बोला, एफईओसी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। देखो कितने शेयर्स थे, सॉरी ये ना क्वेश्चन, हाँ कितने शेयर्स थे बताओ। 2000 इक्विटी शेयर्स थे, 50 पर शेयर खरीदे, 2000 थे, फिर 200 का बोनस मिला, फिर 2200 का बोनस मिला, यानी टोटल कितने शेयर्स हो गए, 4400। सारे शेयर्स बेचे हैं, सारे शेयर्स बेचे हैं एट द रेट ऑफ 500 पर शेयर। तो क्या हो जाएगा, एफवीओसी क्या होगा बताओ, एफवीओसी 4400 इंटू 500 कितना आएगा बताओ। ये आ गया सबका, लेस ब्रोकरेज, कितनी है ब्रोकरेज बताओ, 2%। निकालो 22 लाख का 2% कितना आ जाएगा। भाई हमेशा सेल वैल्यू का ब्रोकरेज निकलता, अभी तो बोला था मैंने, कितना आएगा 44,000। तो नेट कितना आ जाएगा बताओ, नेट कंसिडरेशन आ गया। अब इसमें से माइनस क्या करना है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ
एक्विजिशन। क्या करना है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक एक करके पकड़ के आराम से चलेंगे, कुछ है ही नहीं सवाल में। पहले कौन से शेयर्स थे? 2000 जो खरीदे थे। कब खरीदे थे? 1997 में। कब खरीदे थे? 1997। बिफोर एक दो है तो एक दो या एफएमवी विच एवर इज हायर। अच्छा, कितने का खरीदा था? 50 का। कितना खरीदा था? 50 का। और अब एफएमवी कितनी हो गई है? 125 हो गई है। 125। क्वेश्चन ने बोला ना 1 अप्रैल को 25 से 125 हो गई है, तो कॉस्ट ऑफ एफएमबी विच एवर इज हायर। क्या है एफएमबी? 125। तो क्या करोगे बताओ मुझे सीधे सीधे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने करो? कितने शेयर्स हैं? 2000 इंटू 125, ये वैल्यू आ गई, इंटू जो जब बेचा है, कब बेचा है उसने, कब ट्रांसफर किया बताओ, वही तो 348, क्योंकि एफएमबी लिए डिवाइडेड बाय 100। करो कितना आएगा? कितना आ रहा है ये बताओ? 8,70,000। ये किसका किया? खरीदे वाले। ये किसका किया? खरीदे वाले। अब बोनस शेयर देखो, बोनस शेयर कब मिले? 200। कब मिले? 2000 के पहले। 2000 के पहले वाले को लेते हैं, कितना लेते हैं? एफएमबी। कितना लेते हैं? एफएमबी। तो बोनस शेयर को भी ले लो 200। एफएमबी कितनी हो जाएगी? 125 इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100। कितना आ रहा है? 87,000। एक और बार बोनस मिले, कब मिले? 2200। कब मिले? 2007 में, यानी एक दो के बाद। तो बोनस शेयर की इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे? नील। क्या बात समझ में आ रही है? नेट आ गया तुम्हारा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दो, क्या आ जाएगा तुम्हारा? 21,56,000 माइनस 8,70,000 माइनस 87,000, कितना आएगा फटाफट बताओ? 11,99,000। क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर या ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ अ नाइस क्वेश्चन। इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ठन 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 ठन। हाँ भाई, अल्ले पल्ले पड़ रहा है। और भाई आदर्श, तुम्हारा आदर्श जीवन खराब हो गया है। कहाँ भाई तुम, इतना जीवन सुधर गया तो तुम्हारा, अचानक से तुम वापस अपनी आ गए। बेटा ऐसे 2-3 बार लाइन से उतरने का कहा होता है, फिर पता नहीं तुमको। अभी नोट जरूर लिख के आने हैं, ये नोट जरूर लिख के आना है कि ब्रोकरेज इज नेटेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ सेल्स वैल्यू, द कॉस्ट ऑफ बोनस रिक्वायर्ड एक अप्रैल इज एफएमबी। ठीक है क्या? और ये इसका नील लिया है, मतलब जो भी तुमने किया है ना उसके नोट्स बना के आ जाओ। इसके ना बताऊं तो मैं खुद से बताऊं तो क्या लिखेंगे हम बताओ? कि भैया 2001 के पहले वाले का क्या लेते हैं? कॉस्ट और एफएमबी विच एवर इज हायर, इसलिए हमने 125 कॉस्ट ली है। बोनस शेयर एक के पहले वाले की क्या लेते हैं? एफएमबी लेते हैं, इसलिए उसकी 125 ली है। और बोनस शेयर एक के बाद वाले को क्या लेते हैं? नील लेते हैं, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया है। क्या बात समझ में आ रही है? ब्रोकरेज इज 2% इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल वैल्यू, इसलिए हमने उसको सेल वैल्यू में कैलकुलेट किया है। ये मेन एग्जाम में भी नीचे नोट्स लिख के आने हैं। टैक्स का, डीटी का क्वेश्चन कभी भी बिना नोट्स के खत्म नहीं होता। आपने नोट्स नहीं लिखे नीचे, आपके नंबर कट जाएंगे, ये बात आप मान के चलें। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको नीचे नोट्स लिख के ही आने हैं, मतलब लिख के ही आने हैं। अरे मतलब क्या करने हैं? लिख के ही आने हैं, तभी जीवन में कछु हो पाएगा, नहीं तो फिर तो क्या ही है। हाँ या ना? फटाफट बोलो। अरे बोलो रे। अब अगला वाला कराएं कि नहीं कराएं, कराएं कि नहीं कराएं, कराएं कि नहीं कराएं? चलो आओ, आओ बच्चों, आओ आओ। एम एन सन्स एक एचयूएफ थी, जमीन खरीदी 1.5 लाख की 2002-3 में। प्रीवियस 6-7 में बेटा परिवार में बंटवारा हो गया। ठीक है, बहुएं आपस में लड़ गई, भाई आपस में लड़ गए, बोले बंटवारा करो, और क्या हो गया बेटा? बंटवारा हो गया 6-7 में। अब पार्टीशन टेक्स प्लेस एंड अ को पार्टनर समझते हो? अरे एचयूएफ लॉ पढ़ने वाले बच्चे हो यार, है ना? जो हेड होता है वो होता है कर्ता, ठीक है? मेंबर्स को बोलते हैं को पार्टनर। तो एक को पार्टनर मिस्टर बी, उसको प्लॉट मिला। क्या मिला? बदले में क्या आई? प्लॉट आई, जमीन आई, प्लॉट आया। क्या बात समझ में? कितने का आया? 2 लाख का। कब हुआ था पार्टीशन? 6-7 में। 7-8 में उसने क्या किया? बोले भाई लोग से लड़ाई है, एक काम करता हूँ, प्लॉट के आगे क्या करवा लेता हूँ, फेंसिंग करा लेता हूँ, अपना गेटेड लगा लेता हूँ, कल को कोई कब्जा वब्जा ना कर ले। तो 7-8 में उसने क्या किया? 2.5 लाख रुपए उसने फेंसिंग में खर्चा किया। मिस्टर बी देन सेल्स द प्लॉट ऑफ 15 लाख। उसने 23-24 में क्या कर दिया? वो प्लॉट को क्या कर दिया? बेच दिया। वो प्लॉट को उसने क्या कर दिया? बेच दिया 23-24 को। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कैपिटल गेन 24-25। मुझे बताओ कब ट्रांसफर होगा? पहली बात तो ये बताओ, जब उसको इनहेरिटेंस मिला है तब ट्रांसफर होगा, या जब उसने बेचा है तब ट्रांसफर होगा?
तब होगा। इनहेरिटेंस के केस में क्लियर बोला गया है कि इनहेरिटेंस में ट्रांसफर, अरे मेरे पिताजी की संपत्ति मेरे को मिलती है तो उसमें कैपिटल गेन नहीं आएगा। ऐसे तो बाप अपने बेटे को प्रॉपर्टी ना दे, प्रॉपर्टी अपने बाप के पैसे हिस्सा ना मांगे, कैसे चलेगा जीवन भाई। हम लोग तो उसी दम पे जी रहे हैं, क्या बात समझ में आ रही है। तो भैया जरूरी है, तो इसलिए क्या बोला गया कि अगर पिताजी ने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो ऊ में कैपिटल गेन नहीं आएगा। ट्रांसफर आंसर का लफड़ा नहीं। अरे क्या ट्रांसफर आंसर का लफड़ा नहीं है। कब होगा ट्रांसफर? जब उसने बेचा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सब माइनस करने मिल जाएगी। बेसिक क्वेश्चन है, एक बार अपनी अकल लगाओ, घोड़े दौड़ाओ दिमाग के और सॉल्व करके दिखाओ। ये क्वेश्चन तुमने कर लिया तो जीवन में तुम्हें तथास्तु। क्या किया बताओ, क्या किया क्या किया क्या किया? एफवीओसी। क्या बोला? एफवीओसी में प्रॉपर्टी बिकी, प्लॉट बिक गया बिक गया बिक गया, बधाई हो। कितने बिका प्लॉट बताओ बे? 15 लाख रजिस्ट्री हो गई, ओए मिठाई बांटो। कितना हो गया? प्लॉट कितने बिका? 15 लाख। सुन रहे हो? माइनस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। प्रीवियस ओनर का ले लेंगे, कितना था? 1.5 लाख। कौन से ईयर में? 2-3 में। इन लोग सीआईआई नहीं दे रहे हैं यार, देना चाहिए इनको। ठीक है क्या? कितना रहेगा 2-3 का बताओ मुझे? 1.5 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 105 कितना है बताओ फटाक से? 497। ठीक है क्या? ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसने वो फेंसिंग एंसिंग बनवाई थी, कितने की बनवाई थी? 2 लाख नहीं 2.5 लाख। अच्छा 2 लाख तो मार्केट वैल्यू, उससे कोई लेने देना नहीं हो, पागल बनाने के लिए दी है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2.5 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय क्या है यार? पक्का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 67। ये आ गई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, माइनस कर दो। ब्रोकरेज कुछ था ही नहीं। ये 497,142 आया है इनका, इनका 143 आया है, और 674,419 आया है, अपना 418 आया है। इसी कारण से फर्क है। ठीक है चल जाएगा, 1-1 रुपए का दोनों जगह। 328,438 या 328,440 चलेगा। हाँ या ना फटाफट बोलो, ये क्या हो जाए आपका? क्या आया है? एल टी सी जी। क्या आया है? एल टी सी जी। क्लियर या ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। यहाँ पे आपका क्या होता है? ये वाला कॉन्सेप्ट भी खलास होता है। कल ये करेंगे और फिर अपन थोड़ी थोड़ी चीजें और करेंगे इसमें कैपिटल गेन में आगे। हैं जी? नहीं पूरे लैंड की, अभी एक ही लैंड है ना पूरे से। गलत एज्यूम कर रही हो।